हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक एक एकेडमिक टॉपिक है जो कि कानून से मुतल्लिक़ है, लेकिन आम लोगों के लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये नैब कानून के रेफरेंस से मैं आज बात करने जा रहा हूँ और इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नैब कानून के तहत अरेस्ट किस वक्त की जा सकती है। यही चीज़ जो कि नैब ऑर्डिनेंस, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 24A के तहत बयान की गई है, जहाँ पे ये बयान किया गया है कि एट व्हाट स्टेज नैब किसी एक्यूज़ को अरेस्ट कर सकती है। तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि एट एनी टाइम, जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज हो तो चेयरमैन नैब ऑर्डर कर सकता है किसी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन या अंडर इंक्वायरी एक्यूज़ को अरेस्ट करने का। तो उस वक्त अरेस्ट करने का वारंट जारी होता है, जिसके बाद नैब उसे अरेस्ट भी कर सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़ कि इवन देन भी बड़े एक्यूज़ को अरेस्ट नहीं भी किया जाता इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे। 3 तरह की स्टेजेस हैं कि सेक्शन 18 के तहत नैब कॉग्निजेंस लेती है किसी भी ऑफेंस भी किसी एक्यूज़ के ख़िलाफ़, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, सरकारी मुलाजम या कोई आम बंदा हो। कोई बंदा उसके खिलाफ कंप्लेंट करे, नैब खुद एक्शन ले सकती है, या फिर कोई मुतल्लिका डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट कोई केसेस भेजे अपने ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ नैब को कि इनकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन की जाए या इनके खिलाफ केस चलाया जाए। मसलन लेट्स सपोज बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ कि जो लोन डिफ़ॉल्टर्स होते हैं उन लोन की रिकवरी के लिए भी बैंक अथॉरिटीज़, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नैब को रेफ़र कर सकते हैं कि रिकवरी ऑफ लोन्स की जाए। ये तो एक मैंने मिसाल दी कि कोई डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट भी भेज सकते हैं। गवर्नमेंट की हद तक ये कि गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ समझती हैं कि उसका कोई ऑफिसर्स अगर किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो कि नैब कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो केसेस नैब को भेजते हैं जो कि करप्ट प्रैक्टिसेस, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और पावर के रेफरेंस से होती है कि किसी ऑफिसर ने करप्शन की है, करप्ट प्रैक्टिस की है, मिस यूज़ ऑफ पावर की है। तो इस तरह के केसेस में नैब के पास आते हैं। नैब के चेयरमैन के पास सू मोटो का भी इख्तियार है। तो अब आते हैं कि जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है कि नैब कब किसी को अरेस्ट कर सकता है। जो सेक्शन है 24A, तो ये वाज़ेह है कि इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे तो 3 स्टेजेस होती हैं कि आफ्टर द कंप्लेंट या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, तो नहीं, कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी या किसी को भी जब नोटिस भेजा जाए, जब कोई कंप्लेंट आ जाए, तो सबसे पहले तो होता है कि CR कंप्लेंट वेरिफिकेशन। उस एक्यूज़ को कॉल किया जाता है नैब में, उसे सारे एलिगेशन की डिटेल दी जाती है कि ये सारा है आपके ख़िलाफ़, ये मवाद है, तो आप इसके मतलब वज़ाहत करें। तो कंप्लेंट वेरिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लीड करता है कि एक्यूज़ के ख़िलाफ़ इंक्वायरी में इसे कन्वर्ट किया जाए या इन्वेस्टिगेशन में। तो ये वो स्टेज होती है, ये इनिशियल स्टेज होती है। अब होता ये है कि इस स्टेज पे कानूनन नैब चेयरमैन इख्तियार नहीं रखता कि कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पे किसी को अरेस्ट किया जाए। लेकिन ऐसा होता है कि कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पर भी अरेस्ट कर लिया जाता है। बल्कि एक चकमा देने वाली बात भी होती है कि एक एक्यूज़ को कॉल किया जाता है, अभी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट नहीं हुई और वो अपीयर हो रहे हैं, नैब के बिफोर अपीयर हो रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो इंक्वायरी ऑफिसर्स हैं, उनके सामने वो पेश हो रहे हैं। लेकिन इवन दैन उसे किसी डेट पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फिर दूसरी सूरत ये होती है कि उसके बाद अगर इंक्वायरी स्टेज में चला जाए तो इंक्वायरी स्टेज कंप्लेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी, तो फिर उसके बाद इंक्वायरी स्टेज आएगी। तो उस वक्त भी अगरचे नैब चेयरमैन अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। लेकिन जब कोई एक्यूज़ पेश होता है अथॉरिटीज़ के बिफोर उस इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसे ऐसा इंप्रेशन नहीं मिलता कि मुझे नेक्स्ट डेट पे गिरफ्तार कर लेंगे। वो अपीयर जो हो रहा है उसको ये होता है कि मैं कंप्लाई कर रहा हूँ इनके आर्डर को, तो गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है, जो उनकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, मैं पूरी कर रहा हूँ। लेकिन इवन देन वो किसी डेट पे आता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इससे बचने के लिए होता ये है कि सेक्शन 18 के तहत जब कॉग्निजेंस ले लेती है नैब
चेयरमैन नैब के आर्डर के ज़रिए चेयरमैन कॉग्निजेंस ले लेता है तो उसे एक कॉल अप नोटिस दिया जाता है जिसे 18C का नोटिस कहा जाता है। तो जैसे किसी एक्यूज़ को मिलता है तो दानिशमंदी तो ये होती है कि कोर्ट से प्री अरेस्ट बेल करवा ली जाए, कि नैब का कोई पता नहीं कि वो कॉल अप नोटिस के बाद जो एक्यूज़ वहाँ अपीयर हो उसे अरेस्ट कर ले। तो अक्सर किया जाता है, कॉल अप नोटिस जैसी आता है बेल बिफोर अरेस्ट करवा ली जाती है। लेकिन बहुत से एक्यूज़ हैं जो कि ऐसा नहीं करते। मोस्ट लेटेस्ट केस था कि मीर शकीलुर रहमान का, उन्हें कॉल अप नोटिस तो मिला, कंप्लेंट वेरिफिकेशन का अभी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो वो अपीयर हो रहे थे। तो उस वक्त जो उन्हें एडवाइस डेफिनेटली दी गई होगी कि आप बेल फॉर अरेस्ट करवा के पेश हो जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो एक दिन पेश हुए, मुसलसल पेश होते रहे, तो नैब ने अरेस्ट कर लिया। तो उस वक्त बड़ी एक बातें उठी कि नैब का ये इख्तियार बड़ा शुतर बेमुहार की तरह है कि पता नहीं चलता कि कब किसी को अरेस्ट करे, कब किसी को ना करे। और बहुत से एक्यूज़ ऐसे हैं जो कि इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टेजेस पर पेश होते रहे, उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, वो बाकायदा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा एक फ़नी कह लें या मिस्टीरियस सा है इख्तियार कि वो किस वक्त गिरफ़्तार कर लेते हैं। बल्कि इस इख्तियार को कोर्ट ने भी बड़ा एक स्टर्नली डील किया है और नैब को काफ़ी कंडेम भी किया है कि ये क्या इख्तियार है, कि आप किस तरह, क्या मेथड है आपका और आप उसको मिसयूज़ क्यों करते हैं अपनी ही पावर्स को। तो कोर्ट ने तो ऐसे फैसले भी दिए कि अगर कोई एक्यूज़ बेल बिफोर अरेस्ट करवाने गया है तो कोर्ट ने इस तरह के भी डिसीजन दिए हैं कि अगर इसे अरेस्ट करना है तो कोर्ट की इजाज़त लेना होगी, कोर्ट को बताना होगा कि ये अपीयर भी हो रहा है, इसकी बेल बिफोर अरेस्ट होगी है, या बेल बिफोर अरेस्ट मेरिट से के अलावा इस बयान पर भी होती है कि प्रोसिक्यूटर नैब ये बयान दे देता है कि हमें तो इसकी गिरफ्तारी रिक्वायर्ड ही नहीं है, हम तो इसे गिरफ्तार करना ही नहीं चाहते, हमने तो इसे सिर्फ कॉल अप नोटिस दिया है, या कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज है, या इंक्वायरी की, या इन्वेस्टिगेशन की। तो लेकिन ये ऐसा एक चीज़ होती है कि इवन देन गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो कोर्ट ने ये करना शुरू कर दिया कि नहीं, अगर अब आपने अरेस्ट वारंट जारी करना है तो कोर्ट को इन्फॉर्म करना होगा, बल्कि कोर्ट की इजाज़त लेना होगी। तो फिर उसके बाद डाइवर्जेंट केस लॉज भी आ गए कि कोर्ट ने कहा कि नहीं, कि नैब के इख्तियार को जो कि 24A के तहत उसे हासिल है कि अरेस्ट कर सकती है, तो कोर्ट कैसे उसे इस्तेमाल कर सकती है। ये तो नैब का इख्तियार है, वो डिसाइड करेगी कि एट व्हाट स्टेज गिरफ्तार करना है एक्यूज़ को। तो ये डाइवर्जेंट किस्म के केस लाज आ गई। इससे नैब को दूसरी तरफ एक इनकरेजमेंट मिली कि वो जिस तरह से पहले अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे थे उसी तरह इस्तेमाल करें और किसी भी वक्त जब चाहे गिरफ़्तार कर लें। तो इस सिलसिले में आज तो ये ख़ुसूसी तौर पे ये था। नैब के लॉ को मैं थोड़ा सा मज़ीद करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्यों इसे ज़्यादा नैब को कंडेम करती है, क्रिटिसाइज़ करती है उसके प्रोसीजर को कि ये क्या किया, आपने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं की, और एक्यूज्ड एक्विट भी होते हैं। और जब बेल आर्डर आता है, जजमेंट आती है, तो उसमें बड़ा स्नब किया गया होता है। जितना भी नैब ने एक्यूज़ के ख़िलाफ़ मौत जमा किया होता है तो उसे कोर्ट डिक्लेयर करती है कि ये तो प्राइवेट पार्टीज़ का इश्यूज़ था, ये तो ऐसा इशू ही नहीं है कि करप्शन की गई है या करप्ट प्रैक्टिस की गई है, ये तो सिविल नेचर का बनता है जो कि दो पार्टीज़ के दरमियान था, इसमें गवर्नमेंट का तो कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट कैसे आ गई इसमें। तो इस तरह के केस ला भी आते हैं। अभी मोस्ट लेटेस्ट जो साद रफ़ीक का केस ला आया है उसमें भी बड़ा कंडेम किया है, स्नब किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये क्या था, कि इसमें गवर्नमेंट कैसे आ गई, ये तो उनका प्राइवेट पार्टीज़ का कोई इशू था, अगर उनके दरमियान था तो वो सिविल था, वो दोनों कर सकती थी। आपने किस तरह ये करप्शन के चार्जेस लगा के उसे 1-2 साल तक बिहाइंड बार रखा। लेकिन नैब इसी तरह करती चली आ रही है। तो कानून से हट के एक बादशाहत है और ये नज़र भी आ रहा है कि किसी ख़ास ग्रुप को टारगेट कर लिया जाता है, जिस तरह आजकल भी किया गया है। तो वो जिस वक्त चाहती है, जिसे चाहते हैं, यही सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि उठा लेते हैं। तो कानून तो चले जो 24A नाउ यानी नैब अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का है उसको वायलेट किया जाता है, ओवरलुक किया जाता है, उसे मिसयूज़ किया जाता है। तो नैब के रेफरेंस से और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बताऊं
कि नैब में बेल का राइट नहीं दिया गया कि नैब किसी एक्यूज़ को उठा ले, उसे अरेस्ट कर ले, तो नैब आर्डिनेंस के तहत बेल उसे अलाउ नहीं की जा सकती। लेकिन बेल के लिए की जाती है रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो रिट की जाती है फंडामेंटल राइट से रेफरेंस से, तो रिट कम बेल टाइप होती है और रिट में बेल अलाउ की जाती है। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। अब जबकि डेवलप हो चुका है कि रिट के जरिए बेल करवाई जा सकती है, तो होना तो ये चाहिए था, बेल की प्रोविजन डेफिनेटली होनी चाहिए थी कि कोई भी ऑफेंस हो बेल तो उसकी होती है, और ना भी हो तो हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के ज़रिए उसे बेल अलाउ करती है। तो होना तो ये चाहिए, अमेंडमेंट हो जानी चाहिए कि बेल अलाउ की जानी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को ये इख्तियार दिया जाना चाहिए। इस तरह हाई कोर्ट पे बर्डन भी कम होगा कि वो भी बेल अलाउ कर सके। अब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो उनकी ट्रायल कोर्ट है नैब की, उसके पास इख्तियार नहीं है बेल लेने का। और इसमें क्योंकि बात से बात चलती है, एक सीक्वेंस बनता है, चले ये कि क्या अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने कभी बेल अलाउ की है, तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने भी बेल्स अलाउ की है। वेरी इंटरेस्टिंग कि उसे इख्तियार नहीं है, लेकिन उसने इन अ वे बेल अलाउ की है कि एक तो ये समझ लें कि नैब अरेस्ट कर सकता है सिर्फ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे। अगर केस ट्रायल में चला जाए, रेफरेंस फाइल हो जाए, तो फिर नैब उसे अरेस्ट नहीं कर सकती। जिस तरह एक्स प्राइम मिनिस्टर परवेज़ रशीद साहब के ख़िलाफ़ भी केसेस मुख्तलिफ चल रहे हैं, तो उनके केसेस चल रही हैं, वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन स्टेज में उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, तो अभी भी उसके बाद भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। वो बाज़ केसेस में एक्विट भी हो चुकी है। चले ये तो एक ऐसा नुक्ता था कि जो साथ बयान करना ज़रूरी था। एक बड़ा लैंडमार्क केस हुआ नैब के रेफरेंस से कि आज से तकरीबन 2 साल पहले जब कैप्टन सफदर इंग्लैंड से वापस आ रहे थे, तो नैब अथॉरिटीज़ ने जाके एयरपोर्ट से कैप्टन सफदर को गिरफ़्तार कर लिया। तो उसे जैसे ही अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में पेश किया गया, तो कोर्ट ने उसे बेल आउट कर दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अरेस्ट जब हो गया, तो अरेस्ट होने के बाद तरीक़ाकार तो ये है कि उसकी बेल करवाई जाती है, बेल आफ्टर अरेस्ट करवाई जाती है। ये कैसी अरेस्ट हुई, जो कि अरेस्ट डाल भी दी नैब पुलिस ने, तो फिर भी ये कैसे ले ली। उसमें ये हुआ था, कोर्ट ने नोटिस जारी किया था कि कैप्टन सफदर अपीयर हो ट्रायल के लिए। तो जैसे ही वो अपीयर हो गया, तो वो पर्पस जो था वो सॉल्व हो गया, वो अचीव हो गया। तो कोर्ट ने कहा कि अब इसे मज़ीद इसे डिटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक डिफरेंट चीज़ होगी। अब नैब ने उस चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से होती सुप्रीम कोर्ट में गई कि जी ये गलत किया है, जब हमने अरेस्ट कर लिया तो कैप्टन सफदर को कैसे रिलीज़ कर दिया, कोर्ट ने कैसे कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि 24A के तहत आप तो अरेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी स्टेज पे, तो वो तो केस स्टेज पे था, ट्रायल पे था, तो कैसे अरेस्ट कर सकते हैं। अगर उसे नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए हैं कोर्ट की तरफ से, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की तरफ से, तो उसका मतलब ये था कि मेक श्योर करना अपीयरेंस का। तो जैसे ही वो कैप्टन सफदर आ गया तो उसकी ज़रूरत नहीं रही थी। ये एक लैंडमार्क बन गया कि उसके बाद नैब अरेस्ट नहीं कर सकता, कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट उसकी बेल ले लेगा। अच्छा, ये बातें चलती जा रही हैं, तो नैब को थोड़ा सा अगर मैं और करूं, क्योंकि आप ये मेरा लेक्चर या जो भी कहीं मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि नैब के कानून से थोड़ी सी और भी ज़्यादा आपको आगाही हो जाएगी, जो कि बड़ी सिंपल सी बात कि सेक्शन 9 जो है ये प्रोवाइड करता है डेफिनेशन, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिस, मिसयूज ऑफ पावर। अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल करे तो ये, वरना कोई आम बंदा भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ना हो, आम बंदा भी अगर कोई ऐसा काम करे, पब्लिक को डिसीव करे, तो आम पब्लिक के किसी बंदे के खिलाफ भी नैब कार्रवाई कर सकती है। और सेक्शन 10 उसमें पनिशमेंट है 14 ईयर्स तक, चाहे कोई सिविल पर्सन, प्राइवेट पर्सन हो या गवर्नमेंट सरकारी मुलाजम हो, तो 10 साल तक सज़ा उसे हो सकती है। और फिर उसके बाद सेक्शन 15 है, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन है कि किसी भी शख्स को अगर सज़ा हो तो वो डिस्क्वालीफाई होता है 10 साल तक। एक तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, फिर सारे उसके जो एसेट्स हैं जो कि उसने करप्शन की वजह से बनाए होते हैं वो कन्फिस्केट हो जाती हैं। तो ये इसमें मज़ीद इंटरेस्टिंग जो कि लायर्स के लिए ज़रूरी है कि 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन या
कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड ना करने की डिस्क्वालिफिकेशन, ये स्टार्ट कब होगी? ये स्टार्ट उस वक्त होगी जब वो सारी सेंटेंस सर्व कर चुका होगा। यानी किसी को 10 साल सज़ा होती है, 14 साल तक सज़ा होती है, तो वो सारी सज़ा सर्व आउट करेगा, तो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड उसके बाद स्टार्ट होगा। अगर 10 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो वो सज़ा भुगतने के बाद से स्टार्ट होगा। अगर पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता तो उसका भी वहाँ से स्टार्ट होगा, उस यानी सज़ा जब भुगत चुका होगा, चाहे प्राइवेट पर्सन हो या गवर्नमेंट ऑफिसर हो। अब इसमें बात चलते चलते नैब के सेक्शन तो टोटल 33 35 तक है, तो ये चीज़ें तो एक तो आपको पता चल गई। अब इसमें है कि अपील विद इन 10 डेज़ करना होगी फाइनल जजमेंट की, एक्यूज़ कर सकता है या नैब कर सकता है। और फिर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि अपील विद इन 30 डेज़ हाई कोर्ट में अपील होगी, तो विद इन 30 डेज़ डिसाइड करने, जो कि कभी भी नहीं हुई और पॉसिबल भी नहीं है। और ये तो होगी अपील के रेफरेंस से, और ये सारी बातें मैंने और भी कवर कर दी। तो इसमें दूसरी एक चले लगते हाथ, क्योंकि अब पूरा एक पैकेज बन जाए आपका कि नैब ट्रायल किए बगैर भी एक्यूज़ को छोड़ सकती है। यानी अगर वो वॉलंटरी रिटर्न रजामंदी से कहे कि मैं पैसे वापस देता हूँ जो कि करप्ट प्रैक्टिस से हासिल किए हैं या जो भी सूरत बनती है, तो वो ये शुरू में कह दे कि मैं पैसे उसे कहते हैं वॉलंटरी रिटर्न। ये वॉलंटरी रिटर्न उस वक्त हो सकती है जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज से पहले तक हो। अगर यानी कंप्लीट वेरिफिकेशन हो रही हो तो उस वक्त कोई एक्यूज्ड वॉलंटरी रिटर्न की पेशकश कर सकता है कि जी जो मेरे ऊपर एलिगेशन है, जितनी एम्बेजलमेंट या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अमाउंट है तो वो मैं पे करता हूँ। लेकिन अगर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए तो फिर ये वॉलंटरी रिटर्न वाली बात नहीं रहती, फिर होता है प्ली बारगेन। प्ली बारगेन का इम्पैक्ट डिफरेंट है वॉलंटरी रिटर्न से। प्ली बारगेन ये हुई कि प्ली बारगेन तो एट एपलेट स्टेज भी की जा सकती है किसी भी वक्त, कि एक्यूज कहेंगे जी ठीक है जो भी मुझ पे गबन का जो भी है मैं सारे पैसे वापस करता हूँ, तो ये होगी प्ली बारगेन। ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ चेयरमैन होती है। तो प्ली बारगेन का मतलब भी ये है कि उसे कन्विक्टेड पर्सन समझा जाएगा, उसी तरह समझा जाएगा जैसे ट्रायल के बाद किसी एक्यूज़ को सज़ा हुई है और डिस्क्वालिफिकेशन या जितनी भी उसके बाद एम्बार्गोस होगी उस पर भी लगेगी। वो भी कोई पब्लिक ऑफिस मज़ीद होल्ड नहीं कर सकेगा, 10 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता, तो वो अप्लाई करेगा उस पर। वो ज़ाहिर है उस वक्त होगा जैसे ये प्ली बारगेन फाइनल होगी तो उस डेट से ये डिस्क्वालिफिकेशन ये सारी ये चीज़ें ये सारी अप्लाई करेंगी। अब इसमें मज़ीद दिलचस्प बात ये है कि कोर्ट ने ये कहा है कि अगर वॉलंटरी रिटर्न भी हो फिर भी उसे कन्विक्शन समझा जाएगा। इट डज़ नॉट मीन कि उसे ऐसे छोड़ दिया जाएगा। अगर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, सरकारी मुलाजम है, तो वो दोबारा जॉब पे रिटेन नहीं किया जा सकता। और तो और कोर्ट ने ये भी होल्ड किया है कि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है वो अलग से होगी मदन। ये तो नैब ने पकड़ा है उसे, या नैब ने ट्रायल किया उसे, या नैब ने प्रोसीड किया है उसे, तो ये तो अलग बात होगी। अगर वॉलंटरी रिटर्न भी कर देता है फिर भी उसे कन्विक्ट का तस्वर किया जाएगा, उसे ऐसे ही तस्वर किया जाएगा जैसे ट्रायल के बाद उसे सज़ा हुई है या उसने प्ली बारगेन की है। तो ये सब अब मैंने किया है कि सारा नैब का जितना भी कानून है ये इतना सा ही है। तो नैब का कानून अदरवाइज वेरी वेरी डिफेक्टिव लॉ है। कोर्ट इसे क्रिटिसाइज़ करती रहती है और अक्सर चेयरमैन नैब को, प्रोसिक्यूटर जनरल को, प्रोसिक्यूटर्स नैब को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखना पड़ता है अदालतों की तरफ से। ख़ास ज़ाहिर है हाई कोर्ट में ही जाता है इनका केस बेल के लिए, और एपलेट फोरम्स भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, तो वो बड़ा सामने लेके आती है नैब के कवानीन में जो डिफेक्ट्स हैं। तो अमेंडमेंट्स की भी बात की जाती है लेकिन अमेंडमेंट की नहीं जाती। चेयरमैन को स्नब करती है कोर्ट के, ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या ट्रायल किया आपने, ये किस तरह आपने सज़ा दे दी। तो अमूमी तौर पर मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वो एक्विट होते हैं क्योंकि डिफेक्ट भी है लॉ में, और फिर उस तरह से इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी नहीं की जाती। ये टूल भी बन गया है ये एक कि ये किसी ज़ाहिर है गवर्नमेंट की तरफ से एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। नैब का कानून अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो कोर्ट इसे बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज करती रहती है, और जितने सख्त रिमार्क्स नैब केसेस में कोर्ट देती है किसी और केसेस में नहीं देती। अभी रिसेंटली तो ये केस आपने किया,
फिर उससे पहले हनीफ अब्बासी का केस था, उसे बाकायदा कन्विक्ट किया गया, लेकिन जब कोर्ट ने उसके सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की तो बड़े सख्त रिमार्क दिए कि ये क्या केस ही नहीं था कोई। यानी अपोजिशन के जितने भी हैं जब उन्हें एक्विट किया जाता है या बेल अलाउ की जाती है तो कोर्ट बड़े सख्त रिमार्क्स देती है। लेकिन अब ये एक मज़ीद जो अभी जो मोस्ट लेटेस्ट केस है मीर शकील उर रहमान का, मेरी एक और भी वीडियो है, ये थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो रही है लेकिन आप प्लीज़ देखें और देखते जाएं और इसे दोबारा इससे अपने पास डाउनलोड कर लीजिए। जब भी नैब के रेफरेंस से कोई भी बात आपको चाहिए हो तो वो आपको मेरी इस वीडियो से मिल जाएगी बड़ी कंप्रीहेंसिवली। उसके बाद आप नैब आर्डिनेंस पढ़ें, केस लॉ पढ़ें, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट या कंप्रीहेंसिव सा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। ये इसलिए हो गया कि मैं भी नैब में 1 साल तक प्रोसिक्यूटर रहा हूँ, तो नैब के केसेस तैयार करने से लेके कोर्ट्स में प्लीड करने की हद तक ये सारा प्रोसेस वैसे भी मैं कर चुका हूँ। वैसे भी क्रिमिनल प्रैक्टिस में करता रहा, उससे पहले पंजाब प्रोसिक्यूशन में रहा, तो इसलिए मेरा ये बड़ा कंप्रीहेंसिव लेक्चर है जो कि माइट भी आपको इतने कम पीरियड में कहीं और से ना मिले। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, इसे डाउनलोड करें और इसे देखते रहें और फिर उसके बाद बुक देखें, केस लॉ देखें नैब के रेफरेंस से। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने क्लियर तो कर दी, एक टूल के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है अपार्ट फ्रॉम डिफेक्टिव लॉ। इसमें अमेंडमेंट डेफिनेटली होनी चाहिए। तो इसी के साथ मुझे बड़ी खुशी होगी, मेरा फ़ोन नंबर मैं नीचे भी लिख दूंगा, वैसे मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ 0322 588 1820 आरिफ करीम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे किसी वक्त कॉल कर ले, कमेंट्स में देख ले, कमेंट्स में कोई चीज़ पूछना हो वो पूछ ले, तो बड़े अच्छे तरीके से मज़ीद एलैबरेट करूँगा। तो इन्हीं इसके साथ बल्कि मैं चाह रहा था कि अगर कोई चीज़ रह ना जाए कि कोई नैब के, ये अब मैंने जो आपको आज की वीडियो है इसमें कम्प्लीटली नैब का जो भी था सारा, नैब का सारा आर्डिनेंस, चले लगते हाथ क्योंकि बड़ी बातें निकलती हैं, ये एकेडमिक में ऐसे आर्डिनेंस क्यों कहा जाता है। आर्डिनेंस तो ये है कि अगर वो फेडरल गवर्नमेंट का है तो वो 4 माह तक चल सकता है, उसे एक एक्सटेंशन मिल सकती है 8 माह तक, फिर तो उसे डेफिनेटली पार्लियामेंट में जाना होगा। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है तो 90 डेज उसे एक्सटेंशन मिल के 3 माह और 6 माह तक चल सकता है। तो अभी इसके साथ आर्डिनेंस का लफ्ज़ क्यों चल रहा है? आर्डिनेंस का इसलिए चल रहा है कि जब ये प्रोमलगेट हुआ उस वक्त मार्शल लॉ था, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन आर्डर था, तो उसके तहत ये आर्डिनेंस हुए क्योंकि पार्लियामेंट थी नहीं, पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया था। तो अब बाद में ये नाम क्यों चलता रहता है आर्डिनेंस? उसमें होता ये है कि बाद में इसे प्रोटेक्शन दे दी जाती है सुप्रीम कोर्ट से, या एक और अमेंडमेंट आती है कि जो भी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन आर्डर के दौरान जितनी भी कानून साजी हुई है उसे प्रोटेक्शन दे दी गई है। इसलिए आपको बहुत से आर्डिनेंस नज़र आते होंगे जो कि एक्ट की तरह इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा और क्लियर कर दिया कि ये आर्डिनेंस का नाम क्यों है, इसके साथ तो आर्डिनेंस चल रहे हैं। और आर्म्ड आर्डिनेंस है कितने ही हैं जो भी मार्शल लॉ दौर में होंगे तो उन्हें बाद में प्रोटेक्शन, एक फर्दर अमेंडमेंट जो कि 175 कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें आप देखिए ABC से लेके कितनी ही हैं जो कि प्रोटेक्शन ही दी गई है उन कानून साजी को जो कि मार्शल लॉ दौर में की गई है, जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन आर्डर था जब उस वक्त किए गए हैं। तो इस वीडियो के साथ जो कि प्रोलॉन्ग तो हुई है लेकिन ये बड़ी फ्रूटफुल है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मेरी वीडियोस जो एकेडमिक हैं, जो लॉ रिलेटेड हैं, जो कि इस तरह से एलैबोरेट किया गया है कि आम पब्लिक भी उसे अंडरस्टैंड कर सके और लॉयर्स भी उसे अंडरस्टैंड कर सकें, और मेरे इस वीडियो को एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट के तौर पे कहीं भी रेफ़र किया जा सकता है। मैंने सेक्शन आर्टिकल्स को भी रेफ़र किया है और सारा एलैबोरेट करने की कोशिश की है, और आई थिंक कि ये सारा मुकम्मल हो चुका है। मैं अब दोबारा एक नज़र वैसे दौड़ा रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ रह तो नहीं गई, तो कोई चीज़ रह नहीं गई। आप एक और चीज़ के 24D के तहत 90 डेज़ तक रिमांड होता है और रिमांड 15 दिन से ज़्यादा का नहीं दिया जा सकता। ये भी बड़ा ऑब्जेक्शन लगाया जाता है कि जब 14 डेज़ का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है तो ये 90 डेज़ क्यों रखा गया। और अभी तो कोर्ट ने लेटेस्ट एक जजमेंट में रिमार्क भी दिए, ये तो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, इनमें तो 15 डेज़ भी बड़े होते हैं, तो इनमें 90 डेज़ का 15 डेज़ से कितना रिमांड लिखना है आपने। तो इसमें भी मैं आपको क्या कहूँ कि जो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो उनमें 90 डेज़ तक रिमांड चलता है। और ये आप खुद अंडरस्टैंड करें कि ये सब कुछ है क्या, कि एनीवे तो बातें मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच कि बड़ी
पेशेंटली आपने सुना है, जो मैं क्या कहूँ कि पेशेंट हेयरिंग दी है मुझे। तो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। अप टिल नेक्स्ट वीडियो, ओके।